बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू एपी। सबसे पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है? सबसे पहला रिजल्ट बोल रहा है इफ़ अ फिक्स कांस्टेंट सी इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी। अगर तुम किसी एपी के हर एक टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में होगा और कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये नंबर है एपी A1 A2 A3। मान लो कि ये जो एन टर्म्स दे रखे हैं ना ये एपी में है, ठीक है। ये किस में है? एपी में है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। मान लिया, अज्यूम कर लिया हमने। अब हमने क्या किया, इन सभी नंबर में एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया, A1 प्लस के, A2 प्लस के, ऐसे करके AN प्लस के। तो ये जो सीक्वेंस आएगा ना ये भी एपी में होगा, ठीक है। और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। अगर तुम के सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। किसी भी एपी के हर एक टर्म में तुम अगर एक कांस्टेंट ऐड करो या एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है एपी में होता है। ये बताया जा रहा है सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में सॉरी। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो फिक्स कांस्टेंट सी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस सी टाइम्स और 1/c टाइम्स। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास एपी है A1 A2 करके है, ठीक है, AN, ये हमारा एपी है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। अब मैंने क्या किया, हर एक टर्म में के मल्टीप्लाई कर दिया, तो के A1 के A2 के AN, ये हमारा क्या है? ये एपी हो गया। ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये भी एपी में होगा, ठीक है। हमने हर एक टर्म में क्या किया? के मल्टीप्लाई किया, तो ये जो सीक्वेंस बना हमारा ये भी एपी में होगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा? के इंटू डी। अगर मैंने इस एपी के हर एक टर्म को के से डिवाइड कर दिया, एपी के हर एक टर्म को क्या किया? के से डिवाइड कर दिया, मतलब A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, ऐसे कर दिया हमने AN अपॉन के, हर एक टर्म को के से डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये भी एपी में होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डी अपॉन की, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? इफ़ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर टू एपी। एक तो हमारे पास एपी क्या है? A1 A2 A3, ये हमारा एक सीक्वेंस है। B1 B2 B3 हमारा दूसरा सीक्वेंस है। ये दोनों सीक्वेंस एपी में, ठीक है। मान लिया कि ये जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है, ये जो फर्स्ट एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D1 और इसका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D2। अब हमने क्या किया? दोनों सीक्वेंस को के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया, ठीक है। तो A1 प्लस B1 पहला टर्म बन जाएगा, A2 प्लस B2 दूसरा टर्म बन जाएगा, A3 प्लस B3 तीसरा टर्म बन जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ना, ऐसे करके जो सीक्वेंस आएगा हमारे पास, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, ये जो सीक्वेंस आएगा ये भी हमारा किस में होगा? एपी में होगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2। अगर हमने दोनों एपी के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ये भी एपी में होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 माइनस D2। यही बोल रहा है हमारा जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बोल रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? सीक्वेंस ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवीज़न ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपी इज़ नॉट एन एपी। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग दो एपी के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में नहीं होगा। मान लो कि हमारे पास A1 A2 A3 ये एक एपी है, B1 B2 B3 हमारे पास ये दूसरा एपी है। मैंने क्या किया? ऐसे एक एपी बना लिया, A1 B1 दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, एक ऐसा सीक्वेंस बना लिया। तो ये जो बच्चे सीक्वेंस होगा ना ये एपी में नहीं होगा, ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। या मैं क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दूँ, A1 अपॉन B1 कर दूँ, A2 अपॉन B2 कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये भी जो सीक्वेंस बनेगा ना ये एपी में नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ये बोल रहा है हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? इफ़ एन एपी, किसी एपी में सम ऑफ पी टर्म का सम क्यू है और क्यू टर्म का सम पी है, तो उसके पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? माइनस टाइम पी प्लस क्यू। इसे भी तुम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हो। 6 में क्या बोल रहा है?
अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, ठीक है, बात को सुनना 6 पॉइंट को ध्यान से, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो तीनों नंबर का जो हम सिलेक्शन करेंगे वो ऐसे करेंगे। कब करेंगे? जब क्वेश्चन में तीनों टर्म्स का सम गिवन हो। ऐसे सिलेक्शन करने से बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर तुम इन तीनों टर्म्स को ऐड करोगे ना तो जो डी है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायरेक्ट हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मान लो कि 3 के बाद 5 टर्म्स है वो एपी में, तो इस टाइप से लेंगे सीक्वेंस को। 4 टर्म्स हो तो इस टाइप से लेंगे सीक्वेंस को। अब ये पैटर्न क्या एक बार बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है बट एक बार फिर से बता देता हूँ। पैटर्न क्या है, अगर 3 टर्म्स हो ना सीक्वेंस, अगर 3 टर्म हो एपी का तो हम लोग क्या करते हैं 3 टर्म्स के लिए ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो ए से स्टार्ट करेंगे, आगे डी ऐड करेंगे और पीछे डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 के बाद 5 हो तो भी ए से स्टार्ट करेंगे, डी ऐड करते जाएंगे, एक टर्म डी ऐड किया, डी सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा और यहाँ डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस 2d हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। 3 टर्म्स हो गया, ये हो गया 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो स्टार्ट किससे करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी से। समझ में आ रही बात? और 2d ऐड करेंगे आगे और 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे पीछे। इसमें 2d ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और इसमें 2d सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा और इन सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हम लोग कैसे सीक्वेंस बनाएंगे, मतलब एपी कैसे बनाएंगे वो बता दिया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो कैसे एपी बनाएंगे वो बता दिया। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या बोला है कि ऐसे सीक्वेंस तभी हम लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ टर्म्स गिवन हो, ठीक है। आ जाओ 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ़ an प्लस 1 एंड an प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी के 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है तो ये ऑब्वियस सी बात है बीच वाले का जो ट्वाइस होगा वो इन दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। 9th पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ़ इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये क्या बोल रहे हैं, ये मान लो कि कोई एपी बना लो समझने के लिए 2 4 6 8 10 ऐसे बना लो, 10 12 14 16 ऐसे बना लियो। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अब सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इनको ऐड करोगे ये भी 18 आ जाएगा। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इनको ऐड करो ये भी 18 आ जाएगा। यही बोल रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद 10th हमारा क्या है, 10th में बोल रहा है एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू हाफ द सम ऑफ द टर्म विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। अब ये क्या बोल रहा है, इसको देखो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको देखो। ये क्या बोल रहा है, मान लो कि हमारे पास कोई एपी है, सपोज दैट ऐसे हमने बना लिया 2 4 6 8 10 12 ऐसे एपी बना लिया हमने, 12 14 16। इसमें तुम कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म उठा लो अपनी मर्जी से, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के। मान लो हमने 10 उठा लिया तो 10 को तुम कैसे लिख सकते हो, 1/2 पहले लिखो। अब तुम क्या करो कि इस 10 से पहले, मतलब इस 10 से पीछे 2 टर्म क्या होगा 6, इसके आगे 2 टर्म क्या होगा 14, इन दोनों को ऐड करो, 6 + 14 ऐड कर दो तो आ जाएगा 10। देख लो। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 10 से पहले एक टर्म क्या है 8, हाफ लिखो, उसके आगे एक टर्म क्या है 12, इनको ऐड करो तो भी आ जाएगा 10। 10 से 3 टर्म पीछे जाओ, आगे 3 टर्म जाओ, इसको ऐड कर दो 1/2 4 + 16, ये भी आ जाएगा 10। इसी बात को जनरलाइज फॉर्म में क्या बोला है ये, कि हम कोई भी nth टर्म उठाते हैं, nth टर्म उठाते हैं, ये किसके इक्वल होगा 1/2 an - k प्लस an प्लस k, यही बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा 10th पॉइंट। बच्चे जो हमारा 11th पॉइंट है वो क्या है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म्स। 12th पॉइंट में क्या है कि ए सीक्वेंस इज एन एपी, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, ठीक है,
तो उसका जो nth टर्म होगा ना, AP का जो nth टर्म होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, an+b। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई एक ऐसे दे दूँ, nth टर्म दे दूँ AP का, ऐसे बोल दूँ कि ये AP का nth टर्म है, तो तुम बोलोगे हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ये n में तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये किसी AP का nth टर्म नहीं हो सकता। देख लो करके, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 5, n का वैल्यू 2 डालोगे क्या होगा 4 2 8 प्लस 3 11, 3 डालोगे तो 9 18, 18 प्लस 3 21। ये AP में है ही नहीं। इसका क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे 6, ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 10। कहाँ AP में? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो AP का कोई भी AP, किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। जैसे अगर मैंने ये दे दिया nth टर्म 2n+5 दे दिया, तो हाँ ये AP का nth टर्म है, ठीक है। और जो n का कॉफिशेंट होता है ना वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है AP का, ठीक है। ये बात आ गई समझ लो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो AP के सम जो होता है n टर्म्स का वो हमेशा क्या होता है, an² प्लस bn, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है किसमें, n में, याद रखिएगा। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो n² का जो कॉफिशेंट है ना उसका ट्वाइस ले लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम ऐसे याद रखो कि जो AP का nth टर्म वो n में लीनियर होता है, और किसी भी AP के n टर्म्स का सम वो n में क्वाड्रेटिक होता है। किसी भी AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 5 नंबर्स आर इन AP, 5 नंबर्स AP में हुज सम इज़ 25 एंड प्रोडक्ट इज़ 2520। तो 5 नंबर्स को हम कैसे लेंगे, 5 हमारा क्या ऑड है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द 5 नंबर्स बी A-D। 5 नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, A से, आगे D ऐड किया, पीछे D सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। 3 हो गए, आगे एक D और ऐड किया, पीछे एक D और सब्ट्रैक्ट किया, A-2D। ये 5 नंबर हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि अगर सम गिवन है, सम 25 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा। बच्चे डी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 5A इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से A का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5, मतलब फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 5। उसके बाद क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 2520, मतलब कि इन सबको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा 2520 के, इंटू A+D, A+2D, ये क्या आ जाएगा 2520। तो बच्चे इसको और इसको करोगे, A+B का फॉर्मूला लगाओगे तो A² - 4D² हो जाएगा। इसको और इसको करोगे तो ये क्या होगा, A² - D² इंटू A, ये क्या आ जाएगा 2520। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू 5, तो 5² - 4D², 5² - D² इंटू A, ठीक है। इंटू A की जगह 5 डाल दो, ये क्या हो जाएगा 2520, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना तो D² का वैल्यू तुम्हें आ जाएगा या तो 1 या तो 121/4। तो यहाँ से हमें D का वैल्यू क्या मिलेगा, +-1 और +-11/2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन द ग्रेटेस्ट नंबर एमंगेस्ट देम। बच्चों पहले लो इफ़ D इज इक्वल्स टू 1, देन टर्म्स आ जाएगा, देख लेना इसमें ना D का वैल्यू 1,
इन टर्म्स में डी का वैल्यू 1 और ए इज इक्वल्स टू 5 रख के देख लेना क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7। इफ डी इज इक्वल्स टू -1 then terms are 5 4 3। if d is equals to 11 upon 2 then terms are -6 -1 upon 2 5 21 upon 2 and 16। if d is equals to -11 upon 2 then terms are 16 21 upon 2 -1 upon 2 and -6। तो ग्रेटेस्ट क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इसमें है 16, यही है ना ग्रेटेस्ट, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हमें इंसर्ट करना है। ये भी कोई नई पॉइंट नहीं है, ये भी बोर्ड लेवल का पॉइंट है। हमारे पास क्या है, हमने कोई दो पॉजिटिव नंबर ले लिया, कोई भी दो नंबर ले लिया ए एंड बी, उसमें हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। तो इन दो नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये एपी में है। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो कि इस सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस है हमारा, इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल n+2 टर्म्स है। क्यों, क्योंकि n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया और a और b दो टर्म और हो गए, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, n+2 टर्म्स हो गए। तो इसका जो लास्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म क्या हमारा b, तो ये b क्या है हमारा, n+2th टर्म है ना AP का। तो n+2th टर्म को कैसे लिख सकते हो, a + n+2 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, b - a अपॉन n+1। b क्या हमारा लास्ट टर्म, a क्या हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या हमारा नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड +1। ठीक है, अब ये a1 क्या हो जाएगा, a1 जो है हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है। a1 क्या हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, बट सीक्वेंस का, ये जो सीक्वेंस है ना, इसका सेकेंड टर्म है। ये जो AP है इसका सेकेंड टर्म है। ये बात आ रही है समझ में। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a + d। तो a + d और d का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, तो हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। a2 क्या हमारा सेकेंड अरिथमेटिक मीन है, तो a2 क्या हमारा सेकेंड अरिथमेटिक मीन है, बट इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 2d, a + 2 और d ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेकेंड अरिथमेटिक मीन आ गया। सेम लाइन पे ये हमारा rth अरिथमेटिक मीन आ गया। समझ में आ रही बात बच्चे, इसको ना तुम पैटर्न भी समझ सकते हो। पैटर्न कैसे समझ सकते हो, ये देखो ध्यान से। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या है हमारे पास, सेकेंड अरिथमेटिक मीन जब हमने सॉल्व किया तो ऐसे आया ना हमें, n-1 इंटू a + 2b अपॉन n+1, ये मिला है ना हमें सेकेंड अरिथमेटिक मीन। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, n - 2 + 1 2 - 1 a + 2b अपॉन n+1। या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, n - 2 + 1 इंटू a + 2b अपॉन n+1, ऐसे लिख सकते हो ना। तो rth अरिथमेटिक मीन को कैसे लिखोगे, लिखोगे n - r + 1 इंटू a + rb अपॉन n+1, ऐसे ही लिखोगे ना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से पैटर्न भी आ जाएगा। अगर r का वैल्यू 1 रखा तो a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, r की जगह 1 डालोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a + b अपॉन n+, r की जगह यहाँ पे n की जगह 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2।
फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब कि अगर हमें दो नंबर है, दो नंबर के बीच में अगर हमें सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना है तो वो इसके इक्वल होगा। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो n का भी वैल्यू 1 होगा, r का भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो देख लो क्या है। इफ़ इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगा। और जितने भी अगर तुमने दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो उन n अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, सिंगल अरिथमेटिक मीन इनटू n के इक्वल। याद रखिएगा, अगर हमने किसी भी दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो पहला अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, a1, दूसरा क्या हो गया, a2, तीसरा क्या हो गया, a3। इन सभी अरिथमेटिक मीन को हमने ऐड कर दिया तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल am के इक्वल होगा, सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर के बीच में a प्लस बी अपॉन 2 के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, किसी भी n पॉजिटिव नंबर, मान लो कि अभी जो हमने अरिथमेटिक मीन किया इंसर्ट किया था वो दो नंबर के बीच में, कोई भी दुनिया का दो पॉजिटिव नंबर, ये क्या बोलते हैं, n पॉजिटिव नंबर ले लो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो n पॉजिटिव नंबर AP में हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो n पॉजिटिव नंबर AP में हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 9 ले लो, 6 ले लो, 8, 5, कोई भी ले लो। इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा सिंपल क्या होगा, सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5, और कितने टर्म्स है, 2 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये क्या है, एवरेज है। समझ में आ रही है बात। बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर, x और y के हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, सच डैट द rth मीन बिटवीन x एंड 2y, x एंड 2y के बीच का जो rth मीन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू द rth मीन, ये मीन लिखा हुआ है, बिटवीन 2x एंड y, देन n अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन देम इन बोथ द केसेस। ठीक है, वेन देन नहीं, वेन एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन देम इन बोथ द केसेस, तो n प्लस 1 अपॉन आर माइनस वाई अपॉन एक्स ये किसके इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि x और y हमारे पास, x और y दो रियल नंबर है, एक रियल नंबर हो गया x, दूसरा रियल नंबर हो गया y, इसके बीच में हमने क्या किया कि जो rth अरिथमेटिक मीन है और x एंड 2y के बीच का जो rth अरिथमेटिक, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, x और y के बीच का, x और y तो कोई भी दो रियल नंबर है, x एंड 2y के बीच का जो rth अरिथमेटिक मीन है और 2x एंड y के बीच का जो rth अरिथमेटिक मीन है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया बिटवीन x एंड 2y एंड 2x एंड y, तो बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया, मान लिया कि लेट a1 a2 an be the n arithmetic means between a and b। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करो, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। देन क्या होगा, अगर ये n अरिथमेटिक मीन है तो क्या होगा, a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन है, तो a1 a2 an और b क्या होगा, r इन AP, ये क्या होगा, AP में होगा। तो बच्चे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू होगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। एंड rth अरिथमेटिक मीन कैसे लिखा था, rth अरिथमेटिक मीन हमने ऐसे लिखा था ना, a इंटू n माइनस r प्लस 1 प्लस आर बी अपॉन n प्लस 1, ऐसे लिखा था ना, याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a की जगह तो x डालते हैं एंड b की जगह 2y डालते हैं, तो इसका rth अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू n माइनस आर प्लस 1 और प्लस r, और b की जगह क्या डालते हैं, 2y अपॉन n प्लस 1। ठीक है,
फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट सेकेंड में क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू y। तो rth अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a की जगह 2x डालेंगे तो 2x n माइनस आर प्लस 1 और b की जगह y, तो क्या हो जाएगा ry अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि 2x और y के बीच का rth अरिथमेटिक मीन और x एंड 2y के बीच का rth अरिथमेटिक मीन ये आपस में इक्वल है। तो हमने x और 2y के बीच का rth अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, 2x और y के बीच का rth अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब इस दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसको मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, और उसके बाद क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस 2ry अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस ry अपॉन n प्लस 1। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डिनोमिनेटर से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, x इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस 2ry, और यहाँ क्या मिला 2x इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस ry। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म्स को ना राइट हैंड साइड पे करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस x इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस ry माइनस 2ry इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, 2n माइनस आर प्लस 1 माइनस n माइनस आर प्लस 1 और माइनस ry हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, 2n माइनस n और माइनस 2r और प्लस r माइनस r, और ये 1 एंड माइनस 1 2 एंड माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ry। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है, वहाँ हमें ये y अपॉन एक्स दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इस x को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 और r को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, किसके इक्वल हो गया, y अपॉन एक्स के। अब इसको हमने क्या किया, y अपॉन एक्स किसके इक्वल हो गया, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ और माइनस 1 को इधर ले आओ, तो क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 अपॉन आर माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना, किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है। तो देख लो, दिस इम्प्लाइज डैट b इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपी। ओके।